हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे टेंस हमारे खत्म हो गए थे, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक जो वाक्य होता है और एक जो फ्रेज होती है और एक जो क्लॉज होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स वाक्य, राइट। और ये जो फ्रेज होती है इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, राइट। और ये जो क्लॉज होती है इसको बोलते हैं उपवाक्य। इन तीनों के डिफरेंस को हमने जानना है कि एक वाक्य में, एक उपवाक्य में और एक वाक्यांश में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, वाक्यांश का मतलब तो हो गया अंश, वाक्यांश का मीनिंग होता है एक्चुअली अंश। तो इनमें कुछ डिफरेंस है सेंटेंस में, फ्रेज में और क्लॉज में। वही इस क्लास का मेन आज का मोटिव है हमारा। क्योंकि जब आप ये चीज जान जाओगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं फिर क्लॉज को समझने में आसानी रहेगी, राइट। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक जो सेंटेंस होता है वो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और एक सेंटेंस की हमेशा ही एक अपने आप में कंप्लीट सेंस होती है। एक वाक्य हमें हैविंग कंप्लीट सेंस ऑलवेज, हमेशा एक सेंटेंस की अपनी कंप्लीट सेंस होती है, राइट। तो कॉम्बिनेशन सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब और इट हैज ऑलवेज कंप्लीट सेंस, राइट। तो अब फ्रेज की क्या होता है, अब क्योंकि इसका मतलब ही वाक्यांश है तो मतलब ये वाक्य का है अंश होता है। अंश मतलब पार्ट होता है, हिस्सा होता है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का जो ग्रुप होता है उसको फ्रेज बोलती है, राइट। उसको फ्रेज बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो अगर फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ऑब्वियस है इसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है। इट डजंट हैव इट्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि शब्दों का अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। शब्द हमें तभी सेंस देते हैं, मीनिंग देते हैं, जब उसको वाक्य में लिखा जाता है, राइट। सो इट डज नॉट हैव इट्स कंप्लीट सेंस, राइट। तो फ्रेज का अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। थर्ड पार्ट पे अगर हम जाए, क्लॉज। अब ये उपवाक्य है और ये वाक्य है, इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे क्लॉज में मैंने बोला इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड, अब क्लॉज भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये सेंटेंस भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब वाक्य और उपवाक्य में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे वाक्य तो हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, राइट। तो ये उस तरह से एक्ट करता है। लेकिन एक स्कूल में उपवाक्य मतलब वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, राइट। तो उपवाक्य और वाक्य में डिफरेंशिएट करना हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो फर्क क्या हुआ। फर्क ये है, एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है कि जो सेंटेंस होता है उसकी तो हमेशा ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग वो देता है। लेकिन जो क्लॉज होती है, जो उपवाक्य होता है, वो क्या होता है, वो कभी कभी मीनिंग देता भी है, कभी कभी मीनिंग देता भी नहीं है, राइट। तो क्लॉज बेसिकली इट कैन गिव कंप्लीट सेंस
और दूसरा पॉइंट एक और लिख दिया मैंने साथ में, इट कांट गिव। कंप्लीट सेंस। मतलब क्लॉज और सेंटेंस में ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि ये दे भी सकती है, ये अपना इसका मीनिंग होता भी है, होता भी नहीं है। अब कौन सी सिचुएशन में होता है, कौन सी सिचुएशन में नहीं होता है, वो आगे जाके मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। पहले आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा इसका अपना मीनिंग होता है। वाक्यांश दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। इसका कभी भी अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग इसका नहीं होता है। वो उपवाक्य होता है, उसका भी, क्लॉज का भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब का ही कॉम्बिनेशन होता है, बट ये कभी कभार हमें मीनिंग देती भी है, देती भी नहीं है। तो ये मेजर तीन डिफरेंस है। इसके बाद अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो जैसे मैं बोला आई गो टू कॉलेज ऑन टाइम, राइट। अब एक सेंटेंस, ये एक पूरा वाक्य है, तो एक सेंटेंस है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है। और वाक्य के जो स्मॉलर जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली क्लॉज। सेंटेंस की पहचान क्या है? सेंटेंस की पहचान है कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, और एंड में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। मतलब ये पहचान है सेंटेंस की कि इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है और एंड में सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। तो ये वाक्य बन गया। अब इसके अंदर इसकी छोटी छोटी इकाइयां मैंने यूज करी हैं। इसके अंदर मैंने क्लॉज यूज कर ली। क्लॉज कैसे पहचानोगे? आए यहाँ सब्जेक्ट है और गो यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये क्लॉज बन गई हमारी इतनी, ये क्लॉज, एक मतलब स्मॉलर यूनिट यूज कर ली वाक्य के अंदर। तो जब हम एक पूरा वाक्य बनाते हैं तो उसकी जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं बेसिकली उसी को ही क्लॉज और फ्रेज बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो आई गो टू कॉलेज, अब ये जो लिखा मैंने ऑन टाइम, है ना, ऑन टाइम, ये क्या है? अब ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ये प्रेपोजिशन है और ये आगे मैंने एक वर्ड और यूज कर लिया उसके लिए ऑन टाइम। अब आप अकेला सिर्फ ऑन टाइम बोल के देखो, अगर आप बोलते हो ऑन टाइम तो इसका मतलब वो समय पर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या समय पर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ सामने वाले। मैं सीधा सिर्फ आप इतनी बात बोलो समय पर, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट लग रहा है। तो ये फ्रेज है, राइट। तो ये वाक्य का कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, इसकी यूनिट है बेसिकली सेंटेंस की। तो दिस इज द फ्रेज। और मैंने आपको बताया कि फ्रेज कितने वर्ड्स का समूह होता है, या तो दो शब्द से मिलके फ्रेज बनती है या दो से अधिक शब्दों को आप ज्वाइन करते हो तो फिर आप एक फ्रेज बनाते हो, राइट। अब एक और मैं बोल देता हूं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कीप, सेंटेंस है कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट you should repent in the long run, राइट। अब कीप हिम एट आर्म्स लेंथ स्टूडेंट्स एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है दूरी बना के रखना। तो हम किसी को बोल रहे हैं भाई उस बंदे से कीप हिम मतलब कोई पर्सन है, हम बोल रहे हैं कि किसी को बोल रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं कि उससे दूरी बना के रखो, ठीक है। आगे यू एक सब्जेक्ट आ गया, शुड और रिपेंट इसकी वर्ब आ गई, यू की सब्जेक्ट की। तो ये यहां से लेके यहां तक क्या बन गई, क्लॉज बन गई, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, राइट। अब आगे मैंने एक चीज लिखी है इन द लॉन्ग रन। ये क्या है? जब हम इसको तोड़ेंगे ना, जब सेंटेंस को आप ब्रेक करते हो ना, उसी के अंदर ही आपको क्लॉज मिलेगी, उसी के अंदर ही आपको फ्रेजेस यूज की जाती हैं। अब इसका अकेले का अपना कोई मतलब नहीं है, इस वाक्य के अंश का, इस वाक्य के हिस्से का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग तभी बनेगा जब आप इसको वाक्य के सेंटेंस के साथ लिखोगे मिलके। तो वाक्य के साथ मिलके ही फ्रेज अपना मीनिंग देती है, और क्योंकि ये वाक्य का एक अंश होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और पार्ट का अपना कभी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। तो ये जो इन द लॉन्ग रन है, दो से अधिक शब्दों को मिला के हमने जो चीज बनाई है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। तो क्लॉज सिंपल वे से आपको, क्लॉज पे तो आगे हमारे लेक्चर आने वाले हैं, लेकिन ये बात से आपको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत जरूरी था कि एक वाक्य में, एक फ्रेज में और एक क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कंप्लीट जब हमने स्मॉलर यूनिट को, सेंटेंस की स्मॉलर यूनिट क्लॉज को यूज किया, सेंटेंस की स्मॉलर यूनिट हमने फ्रेज को यूज किया, तो फिर जब वो पूरा मिलता है तो फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है, तो फिर मिलके वो एक सेंटेंस ही बनता है। एंड में जाके रिजल्ट सेंटेंस से निकलता है।
वाक्य ही बनेगा, लेकिन उसके अंदर जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, तो वाक्य की जो छोटी इकाइयां होती हैं, हम ये बोल सकते हैं समझने की वजह से, वो क्लॉज होती है, उपवाक्य होता है, और वो फ्रेज होती है, वाक्यांश होता है, राइट। तो ऐसे ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इस छोटे से सेशन में सिर्फ मैंने आपको ये 3 चीजें जो आपको क्लियर करनी थी, दैट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। अब जब हम क्लॉज की इतनी कहानी को समझ गए हैं, फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या बात हुई कि भाई कभी ये हमें मीनिंग देता है, कभी ये सेंस नहीं देता है, इसका क्या मतलब। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जरा, मैंने आपको बोला ही इफ ही वर्क्स हार्ड, he will clear the exam। अब ये अगला सेशन हमारा क्लॉज पे ही होएगा। तो क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं इमेजिनेशन, क्लॉज होती है बेसिकली कंडीशन, कंडीशन होती है शर्त। अब आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मुझे ये एक वाक्य है, ये 2 वाक्य है, तो काफी बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनको कई स्टूडेंट बोलते हैं सर 1 है, कई बोलते हैं सर 2 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि सर ये सेंटेंस एक ही है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लॉजेस 2 आ रही हैं। फिर वो क्लॉज के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जब क्लॉज का टिपिकल चैप्टर हमारा होगा, छोटी सी बात आ रही है कि कब ये मीनिंग देती है, कब ये मीनिंग नहीं देती है। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं 2 लिखे हुए, मतलब देखने में 2 लग रहे हैं लेकिन है ये वाक्य एक, इसके अंदर क्लॉजेस 2 यूज है, राइट। तो क्यों 2 क्लॉजेस कैसे पता लग रहा है, देखो ही आ गया सब्जेक्ट है, ये वर्क्स आ गया वर्ब है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये हमारी एक क्लॉज बन गई, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बो आ रहा है, तो ये क्लॉज है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ही दोबारा सब्जेक्ट है, विल और क्लियर इस सब्जेक्ट के लिए, ही के लिए लिखे गए हैं, तो फिर ये हमारी एक दूसरी क्लॉज बनती है, राइट। तो इस वाक्य में मतलब वाक्य एक है ये, बट इसमें क्लॉजेज कितनी यूज हो रही है, 2। और वो फिर मैं क्लॉज में बताऊंगा कि 2 ही क्लॉजेज होती है, उनके क्या नाम होते हैं, मैं आपको डिटेल में क्लॉज के सेशन में बताऊंगा। अब आप कुछ देर के लिए मानो, कुछ देर के लिए आप ये अज्यूम करो कि ये पहला वाक्य नहीं है, ये नहीं है, या इसको आप ऐसे लिखो, इफ ही वर्क्स हार्ड। इसको मैंने ऐसे लिखा, इफ ही वर्क्स हार्ड, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने आगे नीचे लिखा ही विल क्लियर द एग्जाम, इसको मैंने अलग से लिख दिया, राइट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ ऊपर वाले वाक्य को अलग से बोलेंगे तो हमें मीनिंग मिलेगा, या नीचे वाले वाक्य का अपना एक मीनिंग है, तो आप इतना तो समझ रखते होंगे कि सर ये तो कोई बात नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं ना, इफ ही वर्क्स हार्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं इतना भी बोलूं ना, ही विल क्लियर द एग्जाम, कि वो अपना एग्जाम क्लियर कर देगा, वो एग्जाम क्लियर कर देगा, इसका मीनिंग है, ये है वो बात जो मैंने आपको बताई थी, राइट। तो हमेशा वाक्य में 2 क्लॉजेज आती हैं, जो कंजंक्शन, ये कनेक्टर है, कंजंक्शन है, इसके साथ जो हिस्सा होता है ना, वो हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इस वाक्य का ये वाला जो पहला हिस्सा है, ये डिपेंडेंट है, ये फिर इनके नाम है जी, इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ये वाक्य का वो हिस्सा है जिसका अपना एक अधूरा मीनिंग है। ये क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इसके ऊपर निर्भर है, दूसरे पे। अगर इसको नहीं लिखू ना आगे तो इसका अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को ही बोलू ना तो इसका मतलब है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। ये सेकंड वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मैंने बोला कि इट कैन गिव अस कंप्लीट मीनिंग, वो यहां देती है। और जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला, इट कैन नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, समटाइम्स इट डजंट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, वो यहां पे है, राइट। तो डिपेंडेंट मतलब खुद ही जो निर्भर है, और इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, जो अपने मीनिंग में कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो इसमें, इस क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा रिजल्ट आता है। हमने ये बोला कि वो अपना एग्जाम क्लियर कर देगा, वो अपना एग्जाम क्रैक कर देगा, लेकिन उसके पीछे हमने शर्त क्या लगाई, क्लॉज मतलब कंडीशन। कंडीशन मतलब जैसे मैंने आपको बोला भाई, यू इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम।
अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर दोगे, तो आप एग्जाम क्लियर कर दोगे। ये रिजल्ट है, ये परिणाम आ गया, ये परिणाम है, इसमें इस क्लॉज में हमेशा रिजल्ट आता है, लेकिन इस रिजल्ट के पीछे हमने शर्त क्या लगाई, अगर तुम मेहनत करो, राइट। तो ये होता है बेसिकली क्लॉज, आधी क्लॉज, हाफ क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग देती है, एक हिस्सा वाक्य का, इसलिए इसको डिपेंडेंट, इनके कंप्लीट नेम तो मैं आपको क्लॉज चैप्टर में ही बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इनको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही नहीं बोलते, इनके दूसरे अदर नेम्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम दूसरा इफ क्लॉज भी होता है, क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। इसका तीसरा नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है। इसका दूसरा नाम आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है। इसका तीसरा नाम मेन क्लॉज भी होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्यों बोलते हैं इसको, मुख्य क्लॉज क्यों बोल रहे हैं इस पार्ट को, क्योंकि यही तो वाक्य का मुख्य हिस्सा है। अरे प्रिंसिपल क्लॉज तो आपने सुना भी होगा बचपन में, 10th लेवल तक पढ़ा होगा आपने कि व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, बिकॉज इसी पार्ट का तो अपना एक मुख्य हिस्सा है, इसी का तो अपना एक मीनिंग है, इसका तो है ही नहीं मीनिंग। तो ये मुख्य नहीं है, ये सबऑर्डिनेटिंग है, ये डिपेंडेंट है, ये इफ क्लॉज है। वो आपकी प्रिंसिपल है, वो आपकी मेन है, वो आपकी इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इतना कर नॉलेज आपको हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर क्लॉज को समझने में आपको अगले सेशन में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्लॉज बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग है वो, क्योंकि उसमें इमेजिनेशंस बहुत तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की हम कल्पनाएं करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज के इस छोटे से सेशन में आपको 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू।